हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आर्ट की तैयारी के संबंध में पिछले क्लास में हमने चित्रकला के षडंग के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे चित्रकला के तत्व के बारे में। रेखा, रूप या आकृति, रंग, तान पोत और अंतराल। तो अभी हम देखते हैं चित्रकला के पहले तत्व के विषय में। रेखा, अगर पूछा जाए रेखा क्या है, तो रेखा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। अब रेखा जो है सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब ये हुआ कि जब दो रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को न काटें, एक सिधाई पर हो, तो ये हो गया सरल रेखा। या हम यूं कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य मान लो एक बिंदु ये है और एक बी है। सबसे कम दूरी अगर है तो वो कौन सी रेखा है? सरल रेखा। वक्र रेखा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब अंकन के आधार पर अगर बात करें तो रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें भी नंबर 1 औपचारिक रेखा और नंबर 2 अनौपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा की बात करें तो ये यंत्र मशीनों की सहायता से खींची गई रेखाएं हैं। अनौपचारिक रेखा की बात करें तो ये हाथ के द्वारा खींची गई रेखाएं हैं। अब रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे रेखा और उसके क्या भाव हैं, या कौन सी रेखाएं कौन सा भाव प्रकट करती हैं। तो देखते हैं कुछ प्रमुख रेखाएं, जैसे लंबवत रेखा जो खड़ी रेखा है, तो वो आकांक्षा, स्थायित्व या दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है, यानी इसका बोध कराती है। क्षैतिज रेखा यानी क्या कहते हैं, लेटी हुई रेखा, ये विश्राम और गति का प्रतीक है। कणवत रेखा ये व्याकुलता और बेचैनी को प्रदर्शित करती है। कोणीय रेखा ये असुरक्षा को दर्शाती है। एक पुंजीय रेखा मतलब एक बिंदु से होकर जब कई रेखाएं निकलती हैं तो ये स्वच्छंदता, ओज और प्रकाश का भी बोध कराती हैं। चक्राकार रेखाएं यानी जो रेखाएं परितः घूमती रहती हैं तो वो चक्राकार रेखाएं होती है, निरंतरता और गतिशीलता का प्रतीक है। प्रवाही रेखाओं की बात करें तो ये गति और लावण्यता का प्रतीक है। जैसे नदियों से पानी जब बहाव जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये जो है प्रगति और गति, लावण्यता, इन सब का प्रतीक माना जाता है प्रवाही रेखाएं। अब बात करें रूप या आकृति की, तो रूप या आकृति ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है, यानी वो किसी निश्चित आकार में रेखाओं द्वारा घिरी हुई हो और उसका कोई एक निश्चित वर्ण हो, तब हम कहेंगे कि हाँ ये इसका रूप है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी की प्रतिकृति बनाना है तो हम उसके ही जैसा अगर हम उसका आकार और रंग जब तक नहीं प्रदर्शित करेंगे तब तक आदमी नहीं कहेगा कि हाँ ये इसका रूप है। जैसे अगर हमारा प्रतिबिंब या हमारी फोटो बनानी है तो हमारे ही आकार का, हमारे ही रंग का जब कोई स्केच या क्या कहते हैं चित्रांकन करेगा तब आदमी कहेगा कि हाँ ये इनका रूप है। अब इसका प्रकार देखते हैं तो रूप जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या नियमित कह लीजिए या सममात्रिक कह लीजिए, और दूसरा अनियमित कह लीजिए या असममात्रिक कह लीजिए। सममात्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर रूप का विभाजन किया जाए तो दोनों तरफ समान विभाजन हो। जैसे अगर कोई वर्ग है, अगर इसको हमने विभाजित किया तो ये समान विभाजन हो गया। कोई आयत है, इसका हमने विभाजन किया, समान विभाजन हो गया दोनों तरफ। एक त्रिभुज है, इसका हमने विभाजन किया, समान हो गया। वर्ग क्या कहते हैं,
वृत्त है उसका हमने जो है विभाजन किया, समान विभाजन हो गया, तो ये सममात्रिक माने जाएंगे, सममात्रिक रूप हैं। अनियमित या असममात्रिक में मान लीजिए कि एक कप है, अगर कोई एक कप है, इसमें हैंडल ये लगा हुआ, अगर हम इसको 20 से विभाजित करेंगे तो रूप अलग हो गया। इसी प्रकार से और तमाम चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जग है, इसका भी विभाजन करेंगे तो असममात्रिक हो गया। यानी सममात्रिक का मतलब ये हुआ कि उसका बीच से विभाजन करने पर दोनों रूप अगर समान हो तो सममात्रिक है, नहीं तो असममात्रिक है। अब आकृति के प्रभाव के बारे में देखें, अगर कोई सरल रेखा से घिरी हुई आकृति बनी है तो वो स्थिरता और शक्ति का जो है प्रतीक मानी जाती है, या स्थिरता और शक्ति को प्रदर्शित करती है। अगर कोई आकृति त्रिभुजाकार है तो वो उन्नति और ऊर्जा का संकेत देती है। अगर कोई आकृति या रूप कह लीजिए, चाहे आकृति कहिए, वर्गाकार है तो वो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है। अगर कोई आकृति वृत्त यानी वृत्ताकार है तो वो पूर्णता का प्रतीक है, आकर्षण का भी प्रतीक है, निरंतरता का भी प्रतीक है, गति का भी प्रतीक है। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से कोई रूप बनाया जाता है तो वो अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि का प्रतीक माना जाता है। नंबर तीसरा देखते हैं वर्ण। वर्ण यानी रंग। रंग क्या है? रंग क्या है? रंग प्रकाश का गुण है। यानी अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी रंग को नहीं देख सकते बिना प्रकाश की उपस्थिति में। तो वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। इसी तरीके से आप इंद्रधनुष जो आप देखते हैं किसी प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। अब वर्ण के गुण देखें तो मुख्यतः 3 गुण पाए जाते हैं वर्ण के: रंगत, मान और सघनता। रंगत को कहते हैं ह्यू। इसको आप यूं समझिए कि जो कलर अपने अस्तित्व का बोध कराए वो उसका रंगत होता है। जैसे लाल कलर से लालपन का पता चलता है तो लालपन उसका क्या है? रंगत है। पीलापन, नीलापन, कालापन, ये सब क्या है? रंगत है। मान, मान का मतलब वैल्यू। अब किसी रंग में जब हम सफेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, और इसके विपरीत अगर उसमें काला रंग मिलाते हैं तो उसका मान घट जाता है। तो यह है उसका मान। वर्ण के गुण का दूसरा गुण क्या है? मान। यानी हर कलर का एक मान होता है। उसमें जैसे हम सफेद रंग मिलाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी वो और प्रकाशित होगा। और इसके विपरीत अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो वो और डार्कनेस की तरफ जाएगा, तो उसका मान घट जाएगा। तीसरा गुण है वर्ण का सघनता, यानी इंटेंसिटी। कौन सा रंग कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, वो उसकी सघनता पे निर्भर करता है। यानी जो कलर जितना ही सघन होगा उतना ही शुद्ध माना जाएगा। इसकी सघनता में अगर हम तटस्थ रंग मिलाएंगे तो इसकी सघनता कम हो जाएगी। अब तटस्थ रंग में सफेद, काला और भूरा तीनों कलर आते हैं। यानी अगर किसी रंग की शुद्धता यानी सघनता कह लीजिए या इंटेंसिटी में अगर हम सफेद रंग मिलाएंगे तो भी इसकी सघनता कम होगी, काला मिलाएंगे तो भी सघनता कम होगी, और अगर हम भूरा मिलाएंगे तो भी इसकी सघनता कम होगी। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखते हैं वर्ण के वर्गीकरण के बारे में। मुख्य रूप से देखते हैं तो
प्राथमिक रंग और नंबर दूसरा द्वितीयक रंग। तृतीयक रंग भी होता है समीपवर्ती वर्ण, और क्या कहते हैं पूरक रंग या विरोधी रंग, एकाकी वर्ण या एकाकी रंग या एक वर्णी रंग जिसको मोनोक्रोम बोलते हैं, तटस्थ रंग और गर्म रंग और ठंडे रंग। अब इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी सेपरेट क्लास में। अभी हम ये जानेंगे कि जो किसी रंग से मिलकर नहीं बने होते, यानी जो अपने आप में स्वतंत्र रंग होते हैं, उनको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और जो प्राथमिक रंग की सहायता से मिलकर बने होते हैं वो द्वितीयक वर्ण होते हैं। समीपवर्ती रंग की बात करें तो समीपवर्ती वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं कि जो अपने रंग के समीप, यानी जो विब्योर या बैनी आह पीना ला जो प्रिज्म से निकलने के बाद रंग बनते हैं, तो वो जो गर्म रंग हैं वो गर्म रंग के समीप, और जो ठंडे रंग हैं वो ठंडे रंग के समीप एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो जो वर्ण आपस में जितना करीब होगा उसी को हम समीपवर्ती रंग कहेंगे। पूरक रंग या विरोधी रंग ओस्टवाल्ड चक्र बनाते हैं, तो जो क्या कहते हैं अपोजिट रंग होता है वही विरोधी रंग होता है या उसका पूरक रंग होता है। एकाकी रंग यानी जो एक ही वर्ण के विभिन्न टोन से या तानों से बना हुआ रंग है वो एकाकी वर्ण है, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, चटक नीला, तो वो क्या हो गया, जैसे पीला, हल्का पीला, गहरा पीला। इसी प्रकार से एक ही रंग के जो विभिन्न टोन होते हैं उनसे बने रंग को हम क्या कहते हैं, एकाकी रंग। तटस्थ रंग इसमें सफेद, काला और ग्रे रंग आता है। गर्म रंग यानी जैसे लाल हो गया, पीला रंग हो गया। ठंडे रंग में जैसे नीला है क्या कहते हैं नीला रंग हो गया, हरा रंग हो गया। अब देखते हैं नंबर 4 टोन यानी तान। तान क्या होता है, रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत हमने पढ़ा था कि रंगत क्या होता है, किसी रंग के गुण को, जैसे अगर नीलापन, कालापन, पीलापन, लालपन, ये क्या है रंगत, तो इसी के हल्केपन या गहरेपन को तान कहते हैं। अब अगर हम किसी रंगत में सफेद रंग मिलाएंगे, जैसे अगर कोई लाल रंग है तो उसमें अगर हम सफेद मिलाएंगे तो वो हल्का होगा, और जब उसके अंदर जो हल्कापन आएगा उसको हम टिंट कहेंगे। इसी प्रकार से उसी लाल कलर में अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो वो गहरापन लाएगा, और उस गहरेपन से जो रंग बनेगा उसको हम शेड कहेंगे यानी छाया कहेंगे। तो तान के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, डार्क यानी छाया, मध्यम यानी मिडिल, और प्रकाश यानी हाईलाइट। तो प्रकाश टिंट से होता है और छाया ब्लैक से होती है, डार्क। पोत नंबर 5वां, पोत यानी टेक्सचर की बात करें, पोत क्या होता है, धरातल का गुण होता है, यानी चित्रकार जिस धरातल पे वर्क करता है उस धरातल का जो गुण होता है उसी को बोलते हैं पोत। अब उसके गुण को हम 2 प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, चाक्षुष यानी देख करके, अगर हम किसी बोर्ड है या कोई कैनवास है, यानी वो धरातल जिसपे चित्रकार कार्य करने वाला है, अगर उसको हम देखते हैं तो हमें देख के भी अनुभव हो जाता है, या हम अनुभव कर सकते हैं कि वो उसका टेक्सचर कैसा है, खुरदरा है या चिकना है। इसी तरह का दूसरा विधि है अनुभूति जन्य, यानी हम उसको छू करके भी देख सकते हैं, जैसे इसको छू करके हम देख सकते हैं कि जान सकते हैं कि ये चिकना धरातल है, या दूसरा कोई धरातल है अगर वो खुरदुरा है तो उसको भी हाथ से हम जो है रब करके पता चल सकता है कि हाँ ये किस तरीके से है। तो पोत क्या होता है, धरातल का गुण होता है।
और इसके भाग की बात करें तो टेक्सचर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राप्त पोत, यानी जो प्रकृति से हमें जैसा प्राप्त हुआ है वैसे का वैसा। जैसे क्या कहते हैं कि आदिमानव जो चित्रकारी करते थे शिला पे, तो वो उनका प्राप्त पोत था। या किसी भी सामग्री पे जो प्राकृतिक वस्तु है, अगर उस पे हम बिना कुछ अपने तरफ से कुछ ऐड किए वैसे ही उस पे कोई भी चित्रकारी करें तो वो जो टेक्सचर होगा वो हमारा प्राप्त पोत माना जाएगा। अनुकृत पोत की बात करें तो जो प्रकृति से प्राप्त पोत है उसका अनुकरण करके जब हम उसको आर्टिफिशियल कुछ निर्मित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनुकृत पोत हो जाता है। लेकिन अनुकृत पोत में क्या होता है कि हम जो प्रकृति से प्राप्त पोत है उसका हूबहू कॉपी करते हैं। ऐसा जो है हम ग्राफिक कला में अधिकतर यूज करते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि अनुकृत पोत किसमें प्रयोग होता है तो ऑप्शन में अगर ग्राफिक दिया हुआ है तो वो सही माना जाएगा। नंबर 3 है सृजित पोत। इसमें यंत्रों द्वारा अलग अलग प्रकार से पोत निर्मित किए जाते हैं। सृजित पोत का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी यंत्र के द्वारा आर्टिफिशियली किसी टेक्सचर को अपने अनुसार हम डिजाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं, सृजित पोत कहेंगे। अब पोत के अगर प्रकार देखा जाए कि जो है पोत कितने प्रकार के होते हैं, ये तो उसके भाग हो गए प्राप्ति के अनुसार कि हाँ प्राप्त पोत है, अनुकृत पोत है और सृजित पोत है। अब देखते हैं हम अंतराल के बारे में। अंतराल यानी स्पेस, कलाकार का कार्य क्षेत्र, यानी कलाकार जितने भाग में चित्रकारी करता है और वो जितना एरिया कवर करता है उसी को हम बोलते हैं अंतराल या स्पेस। अब देखते हैं कि कुछ पुराणों में, कुछ पुरानी ग्रंथों में अंतराल के लिए अलग अलग कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं और इनसे प्रश्न पूछा गया है। अक्सर पूछा जाता है, एक ना एक नंबर यहां से पूछ ही लिया जाता है कि किस ग्रंथ में जो है स्पेस को या अंतराल को क्या कहा गया है। जैसे हम बात करें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है किसको, अंतराल को। यानी प्रश्न आ गया कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है, तो स्थान कहा गया है। अगर बात करें सम्रांगण सूत्राधार में क्या कहा गया है, तो उससे भूमि बंधन कहा गया है। यानी सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। और बात करें अभिलाषितार्थ चिंतामणि की, तो यहाँ पे अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि अंतराल के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार का होता है। हाँ, अब अंतराल के भाग के बारे में बात करें तो अंतराल को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सम विभाजन और नंबर 2 असम विभाजन। सम विभाजन की बात करें कि जब चित्रकार कोई भी स्पेस में इस प्रकार से अपने कार्य को करता है कि उसका बैलेंस, अगर हम उसका विभाजन करें तो वो बराबर भागों में उसका बैलेंस आता है। यानी अपने जो है चित्रकार आकृति और उसके रंग के अनुसार जब चित्रों को बैलेंस करता है तो वो होता है सम विभाजन। और असम विभाजन में चित्रकार स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मन मर्जी के अनुसार किसी भी आकृति को उस स्पेस के अंदर कहीं भी चित्रित करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसको हम असम विभाजन कहते हैं।